तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार अर्जुन कॉन्टिनेंट के नेक्स्ट इन नोवेल के चैप्टर नंबर 254 में आप सभी का स्वागत है। लेकिन उससे पहले मैं आपके 30 सेकंड्स लेने वाला हूं। तो बात यह है कि मैं जो सेकंड चैनल है उस पर मैं मांगास की वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया हूं। नैनो मशीन, मैजिक एम्पर जैसे उस पर मांगा के एक्सप्लेनेशन हर वीक आते रहेंगे। और साथ में जब मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे तो उस पर मैं लंबी लंबी वीडियोज़ मांगा के ज़रूर डालूंगा। तो यार, जिन्हें भी मांगा देखना पसंद है वो जाकर मेरे उस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो। इस चैनल से मेरा घंटा अर्निंग नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं सेकंड चैनल पे अपनी अर्निंग बढ़ाना चाहता हूं। तो जिन्हें भी पसंद है सिर्फ वही जाके उस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी जिन्हें सिर्फ स्वालो स्टार देखना है वो सिर्फ इसी चैनल पर रह सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और साथ में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग ने क्या क्या कांड कर दिए थे। लू फेंग ने कुछ नहीं किया था, बस बाकी साइड कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया होता है। इसके साथ हमें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सैक्रेड थंडर एंशिएंट किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जो होता है थंडर माउंटेन। उससे हमें थंडर माउंटेन्स के अंदर हिडन वर्ल्ड्स का भी सीन दिखाया जाने लगता है, जिसके के अंदर एक वास्ट वर्ल्ड मौजूद थी और उस वर्ल्ड के बीच में एक फिगर मौजूद था जो कि पूरी तरह से मोशनलेस था। और कह सकते हो कि वहाँ पे जो ग्रासलैंड होते हैं वो फल फूल तो रहे थे, लेकिन वहाँ का एक छोटा सा डस्ट पार्टिकल भी उस बंदे को टच नहीं कर पा रही होती है। इसके साथ हमें बताया जाता है उस बंदे के और बारे में बताया नहीं जाता, बस दिखाया जाता है, जो कि उसकी थोड़ी सी लुक्स के बारे में होती है। इसके बाद यहाँ पे वो फाइनली अपनी आंखों को खोलता है और कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि आखिरकार मुझे इस स्टेट में रहे हुए कितना टाइम लग चुका है। और बताया जाता है ये बंदा कोई और नहीं, एंशिएंट थंडर किंगडम का फाउंडर ही होता है। अब एंशिएंट थंडर एंसेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, काफ़ी नहीं थोड़ी बहुत एक्साइटेड तो होते ही हैं। और कहते हैं कि मैंने पर्सनली एक हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म के कर्व्स को डिसेक्टिंगेट किया है, जिससे कि मुझे कई सारे मटेरियल्स मिले हैं। अब देखो, जैसा कि हमने आने वाले सीरीज के एपिसोड्स में देखते आए कि जब लू फेंग को ह्यूमन कर्व्स की ज़रूरत होती है तो उसे दोनों एंसेस्टर से ही खरीदने पड़ते हैं, क्योंकि वो दोनों एंसेस्टर इस काबिल होते हैं कि वो उन सबको रिफाइन कर सकते हैं। और ये भी थंडर एंसेस्टर भी काफ़ी महंगे हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को डिसेंटिकेट किया होता है, जिसके साथ वो ये भी बताता है कि इस टाइम जो हमें गेन मिला है, लाभ मिला है, वो काफ़ी ज़्यादा है। सीनियर युवान और साथ में कई और बंदे उन्होंने हमारी मदद की है ताकि हम हाई लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को खरीद सकें। और यहाँ पे उनके द्वारा ये बताया जाता है कि जो इन्फीरियर ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे लोअर लेवल के ह्यूमन बीइंग्स, उन्हें थंडर एंसेस्टर, फ्लेमिंग एंसेस्टर्स, ये सारे बंदे क्वालिफाइड है हंट करने के लिए। अगर बात करें हाइयर लेवल की तो उसकी बात ही यार मत करो। यहाँ पे हमें हाइयर लेवल के बारे में बताया जाता है कि देखो, जितने भी हाइयर प्राइमोरियल लाइफ है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, उनके सिंगल स्टेप से वहाँ पर जितने भी लो लेवल ह्यूमन बीइंग्स हो गए मिलियंस की तादाद में मारे जाएंगे। मतलब एक हाइयर प्राइमोरियल लाइफ आराम से मिलियंस ऑफ लो लेवल ह्यूमन लाइफ के बीइंग्स को आराम से ख़त्म कर सकता है। एक सिंगल ब्लेड से उन सबको राख में तब्दील कर सकता है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं ये हाइयर लेवल के प्राइमोरियल बीइंग। और इन सारे एंसेस्टर्स को तो अभी सिर्फ लोअर लेवल को ही मारने की इजाज़त है, तो समझ सकते हो कि वो कितनी ज़्यादा पावरफुल है। अब इस बातों से ओवरलॉर्ड युवान का कंपैरिजन किया जाए इस एंसेस्टर से, तो ओवरलॉर्ड युवान आराम से इस एंसेस्टर से मिलियंस ऑफ टाइम ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि अपना ओवरलॉर्ड युवान हाइयर प्राइमोरियल लाइफ से फाइट कर सकते हैं। कह सकते हो कि उस हिसाब से तो वो बिलियंस ऑफ टाइम्स पावरफुल है अपने एंसेस्टर से, जिस हिसाब से दिखाया गया है। अब बताया जाता है कि जो प्रैक्टिशनर्स जो कि केज वर्ल्ड से बाहर नहीं निकले होते हैं, उनका भी सामना कभी कभी हाइयर लेवल ह्यूमन बीइंग से इनकाउंटर हो जाता है। अगर उनका सामना उनसे हो गया तो जो ओरिजिन वर्ल्ड के अंदर जो उनके क्लोन्स प्रोटेक्ट हैं वो भी नहीं बचेंगे, वो भी सोल पॉल्यूशंस के शिकार हो जाएंगे और मार जाएंगे। अब देखो, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि राइटर ने एक ही चीज़ें बार बार लिखी है,
मतलब पिछले एपिसोड्स में देखा कि आपने सारी बातें बकवासी पिछली बातें लिखी गई थी, इसमें भी थोड़ी थोड़ी वही होती है। इसके साथ थंडर एंसेस्टर ये भी कहते हैं कि सीनियर युवान ने तो हायर लेवल ह्यूमन लाइफ को हम जैसे जूनियर्स के भी खरीद के दिया है। र्यूमर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रू है जो कि ये बताते हैं कि उन्होंने हमारी कितनी ज़्यादा मदद की है। और फिर इसकी बातों से हमें एक दूसरी दुनिया के ग्रुप के बारे में पता चलता है जो होता है बेगी वर्ल्ड ग्रुप। वो कम्प्लीटली अभी फॉलन हो चुकी होती है और वो ये भी बताता है कि हमारे सेक के प्रैक्टिशनर भी उसके सामने हार चुके हैं। बेगी वर्ल्ड ग्रुप के बारे में और बताया जाता है कि ये वर्ल्ड ग्रुप है जिसमें कि प्रैक्टिशनर्स को कल्टिवेट कराया जाता है और इसे युवान ने ही बनाया होता है ताकि वो उन सबको हायर लेवल तक अचीव करा सके, ताकि वो इन सारे प्राइमरी लाइफ फॉर्म के साथ फाइट करवा सके। ये सारे जो होते हैं वो ऑरिजिन लाइफ कैंप के बंदे थे, जैसा कि हमने ये पिछले मतलब ऑरिजिन यूनिवर्स में जाना कि कैसे जब अपना लूफेंग ऑरिजिन यूनिवर्स को छोड़कर यूनिवर्स ओशियन में जाता है तो सबसे पहले अपना लूफेंग वहाँ के ह्यूमन कैंप में जाता है। सेम टू सेम सिचुएशन यहाँ भी होती है। जिसके बाद हमें एंचेस्टर के बारे में और भी बताई जाती है कि जो रीजन था कि यानफेंग एंचेस्टर और जो थंडर एंसेंट का एंचेस्टर होता है उसने क्लैंस क्यों बनाए थे। उसने क्लैंस इसलिए बनाए थे ताकि वो यहाँ के वैल्यूएबल लैंड्स और रिसोर्सेज को ऑक्यूपाई कर सकें, क्योंकि यहाँ पे भी कई सारे पावरफुल टेक्निक्स और ट्रेजर्स मौजूद है जो कि उन सारे एंचेस्टर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि युवान ने यहाँ पे काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को भी छोड़ रखा है जो कि अभी नहीं पता, आगे धीरे धीरे रिवील जरूर होगा। और यहाँ पे एंचेस्टर इतनी ज़्यादा चालाक होते हैं कि जितने भी अपने एम्पर और मोनार्चेज होते हैं उन सबको छोटे मोटे ट्रेजर्स जो कि गॉड एम्प्रेस लेवल के ट्रेजर्स होते हैं उन सबको पकड़ा देते हैं कि लो बच्चे तुम ये ट्रेजर रख लो, जिसके बाद उन सबको अपने कर्ज में अदा कर लेते हैं। सेम टू सेम कह सकते हो कि मैंने युवान के बारे में बताया था कि वो क्या करता है, ये सब बंदे भी सेम टू सेम वैसा ही करते हैं। ये उन सबको कर्ज में डुबा देते हैं जिसकी वजह से इन सबको काम करना पड़ता है। हमने देखा है कि कैसे बाकी सारे बंदे भी कर्ज में डूबे हुए थे, उनके पास भी आज़ादी नहीं थी। लूफेंग की टीचर एम्पर चू के पास भी आज़ादी उतनी नहीं होती है, उन्हें भी अपने क्लास वालों के लिए काम करना पड़ता है। इसी कारण वो अपने एंचेस्टर्स उन सबको एक छोटा मोटा ट्रेजर पकड़ा देते कि लो तुम इसको यूज करो और उन सबको अपना काम करवाने लगते हैं। अब इसी के साथ एंचेस्टर के पास वो न्यूज़ भी आती है जिसमें बताया जाता कि कैसे गैलेक्सी किंगडम का रूलर ने मिलके हमारे 2 रॉयल फैमिलीज के बंदों को मारने की कोशिश की है। एम्पर युवान भी उसके हाथों से मारा गया, जहाँ पे हमें थंडर एंचेस्टर के सारे मोनार्चीज को दिखाया जाता है जो कि अपने एंचेस्टर की तरफ देखने लगते हैं कि एंचेस्टर क्या ही जवाब देंगे। तो एंचेस्टर कहते कि देखो जैसा कि तुमने कहा कि उसके पास जो स्ट्रेंथ है वो गॉड किंग के लेवल के भी बियॉन्ड चली गई है, अगर मैं यहाँ पे उसको सप्रेस भी क्यों न कर लूँ, मैं भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। मतलब हमने एंचेस्टर के मुंह से खुद सुन लिया कि एंचेस्टर भी लूफेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। और वो कहते हैं कि देखो स्ट्रेंथ ही सारी चीज़ें डिटरमाइन करती हैं, अगर तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और तुम लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी के हाथों से मारे गए हो तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें अपने एक्शंस पे और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। लेकिन उन्हीं में से एक गोल्डन रॉब वाला बंदा होता है, वो अपने एंचेस्टर से कहता कि एंचेस्टर क्या हम ऐसे ही एंड्योर करते रहें। तो थंडर एंचेस्टर उसकी तरफ घूर कर देखने लगते हैं, जिसके कारण उस बंदे की दिल कांप उठती है और वो समझ जाता है कि उसने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। और वो समझ जाता है कि एंचेस्टर ऐसे क्यों देख रहे हैं, क्योंकि एंचेस्टर का सिर्फ यही कहना है कि एंचेस्टर सिर्फ ऑर्डर देंगे, तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, मैं जो बोलूँगा वही सत्य है, तुम सत्य को झुठला नहीं सकते हो। अब एंचेस्टर को ऐसे देखकर वो कुछ कहना तो चाहता था लेकिन उसके वर्ड लड़खड़ाने लगते हैं और बाकी के जो 8 मोनार्चीज होते हैं उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो अपने एंचेस्टर से एक शब्द भी कह सके। जिसके बाद थंडर एंचेस्टर उन सब से कहता है कि फैंग जिंग जाओ तियांजू रियलम के फैंग वैली में जाके वहां से कोई ट्रेजर ऑब्टेन करो या फिर अपने पापों के किए हुए कर्म से खुद ही मर जाओ। जिसको सुनकर वो गोल्डन रॉ वाला बंदा कांप उठता है और जो 8 एम्प्रेस होते हैं वो तो और भी हिम्मत नहीं कर पाते बीच में बोलने के लिए। और यहाँ पे जो गोल्डन फिगर वाला बंदा जो कि
फैंग जिंग होता है वो कहता है यस एंचेस्टर, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो थंडर एंचेस्टर है इनके लिए ये मोनार्चीज मेयरली एक सब ऑर्डिनेट की तरह काम करते हैं, ये एक मेयर टूल्स की तरह देखे जाते हैं। हर एक एरा में जैसा कि हमने बताया कि अलग अलग यूनिवर्सेस के अलग अलग एराज होते हैं। जो अपना लूफेंग का यूनिवर्स एरा था वो 3 बार डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहां पे लूफेंग थर्ड एरा से बिलोंग करता था। जो ये एंचेस्टर जो होते हैं ये फर्स्ट एरा से ही होता है, और हर एक एरा जब बनता है तो ये अपने लिए मोनार्चीज को कल्टीवेट करवाता है उन्हें टूल्स की तरह यूज करने के लिए। बिगिनिंग ऑफ द एराज में उसने अपने सब ऑर्डिनेट्स को अच्छे से पाला पोसा, मतलब कह सकते हो कि उसे अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन एंड ऑफ द एराज में आते आते उसकी जो सब ऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू होती है वो घटते चली जाती है, क्योंकि यहाँ पे आप 100-200 साल नहीं बिलियंस ट्रिलियंस ईयर्स तक रहते हैं। उसने टाइम में आपका किसी के लिए फीलिंग खत्म होना जायज सी बात है। अब यहाँ पे थंडर एंचेस्टर भी उन सब की तरफ देख कर कहते हैं कि जब तक एक बंदा अपने आप को गॉड किंग के बियॉन्ड तक ले जाता है उसे तुमसे रिस्पेक्ट से बात करनी होगी, मतलब उससे तुम सबको रिस्पेक्ट से बात करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे अपने इस ओरिजिन कॉन्टिनेंट में हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में वो सभी इनविंसिबल होते हैं, लेकिन वो फिर भी उन सबसे कहता है कि तुम सबको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे ओरिजिन कॉन्टिनेंट में थंडर माउंटेन ही सबसे ज़्यादा सेफेस्ट प्लेस है, कोई भी थंडर माउंटेन के अंदर आ नहीं सकता है। तो वो सब बंदे भी समझ जाते हैं कि उन सब के लिए कोई भी खतरा नहीं है, और वो समझ जाते हैं कि एंचेस्टर कहना क्या चाहते हैं। जिसके साथ एंचेस्टर भी ये जानते थे कि वो भी उस लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसा कि अपना एंचेस्टर भी लूफेंग का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वैसे ही लूफेंग थंडर एंचेस्टर के माउंटेन में आके उन सब का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। थंडर एंचेस्टर फिर से उन सबसे पूछते हैं कि जब मैं सेक्लूजन में था तो तुम सबने क्या क्या पाया है। तो उसमें से जो लॉर्ड ली जीव होता है वो उनके सामने झुकते हुए कहता है कि एंचेस्टर को मैं रिपोर्ट करता हूँ, मुझे असल में एक सोल लाइट मिली है जिसका एक पीस मेरे पास है, और वो अपने एंचेस्टर की तरफ वो ट्रेजर दे देता है। अब थंडर एंचेस्टर उसको सुनता है और हामी भरता है, क्योंकि इराज काफ़ी कम हो बची है, इराज खत्म होने वाली है, और जैसे जैसे इरा खत्म होती है वहाँ पर ट्रेजर को ऑब्टेन करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब थंडर एंचेस्टर उस सोल रेडियंस को ले लेते हैं, जिसमें कि असल में एक ब्लेजेबल लिक्विड टाइप का कुछ होता है। वो उससे काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं और उन सबको कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकते हो, जिसके कारण वो मोनार्चीज सभी चले जाते हैं। जिसके साथ थंडर एंचेस्टर्स बैठा हुआ होता है और वो अपने पुराने दोस्त जो कि फ्लेम विंड एम्पर होता है, जो कि एंचेस्टर होता है, उससे बातें करता है, जिसका नाम यानफेंग, उसी के नाम पे तो यानफेंग एंशिएंट किंगडम रखा गया होता है। अब बताया जाता है कि जब अपना थंडर एंचेस्टर भी अपने सेक्लूजन से बाहर निकला था उसी वक्त अपना यानफेंग एंचेस्टर भी अपने सेक्लूजन से बाहर आ चुका था। जिसके साथ थंडर एंचेस्टर अपने यानफेंग से पूछता कि यानफेंग तुमने तो गैलेक्सी लॉर्ड के मैटर के बारे में तो सुना ही होगा, आखिरकार तुम क्या सोचते हो, हमें उसका क्या करना चाहिए। तो यानफेंग एंचेस्टर भी स्माइल करते हुए कहता है कि देखो ओरिजिन वर्ल्ड के बाहर गैलेक्सी लॉर्ड उतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट में हम उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मतलब आज हमने खुद दोनों एंचेस्टर के मुंह से सुन लिया कि वो भी लूफेंग का अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पे थंडर एंचेस्टर कहते हैं कि क्या तुम कहना क्या चाहते हो, क्या हम उन्हें सिर्फ ऐसे ही इंड्योर करते रहें, क्यों ना हम दोनों मिलकर उस बंदे को थोड़ा सा मजा चखाए, मतलब उसको वो मारने की बात कर रहे थे। जिसके बाद वो कहते हैं कि इवेंचुअली वो जब ओरिजिन वर्ल्ड को छोड़कर जाएगा तो उसे हमारी बाहर मदद जरूर पड़ेगी, क्योंकि उसके पास उतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब जायज़ है। अब वो लोग बहुत ही पहले से गॉड किंग के अपर लेवल से बन चुके थे और बाहर अपने ओरिजिन कॉन्टिनेंट के ट्रैवल करना शुरू कर दिए थे। उनके पास कई सारे हायर स्किल्स से प्रोफाउंड नॉलेज है और बहुत ही एक्सटेंसिव वास्ट नेटवर्क्स ऑफ फ्रेंड्स भी मौजूद थे, मतलब कि बाहर में बहुत ही पावरफुल लोगों से उन सब का कनेक्शन होता है। लूफेंग अगर इन सब से दुश्मनी लेगा तो यार कह सकते हो कि लेना भी पड़ेगा, क्योंकि यार सरप्राइज ऐसे ही होगा, ट्विस्ट ऐसे ही आया, क्योंकि लूफेंग अगर इन सब से फाइट नहीं करेगा तो यार बाहर जाके उन्हें नए बंदों से फाइट करना पड़ेगा, और नए बंदों में उतना मजा नहीं आता जितना कि पुराने एनिमी से फाइट करने में होगा। तो ये भी हो सकता है कि लूफेंग इन सब से फाइट करने के लिए आएगा, इन सबको प्रोवोक करेगा और बाहर जाके इन सब से ही फाइट कर सकता है, कुछ भी हो सकता है, सारा राइटर पे होता है।
जिसके साथ वो भी कहते हैं कि ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब थंडर एंसेस्टर्स ने एक्चुअली अपने आप को गॉड एम्पर के रेलम के पीक तक कल्टीवेट किया था, और वो अपने भी फाइनल स्टेप पे होता है जो होता है अल्टीमेट ब्लड लाइन अवेकनिंग, जिससे कि वो केज से फ्री हो सकता है, मतलब पूरी तरह से आज़ाद हो सकता है, उसे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करें यानफेंग एंसेस्टर की, तो वो अभी लेट स्टेज ऑफ गॉड एम्पर रियलम में मौजूद है, लेकिन वो भी अभी इनलाइटमेंट में आ चुका है। और स्ट्रेंथ की बात करें तो थंडर एंसेस्टर यानफेंग एंसेस्टर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें थोड़ा सा पावरफुल कोई और है और थोड़ा सा कभी ये पावरफुल हो जाता है। अब यानफेंग एंसेस्टर क्या आता है कि नहीं, हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हम सब सेम ओरिजिन वर्ल्ड के हैं, हमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए। अब ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे अगर लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी अपने आप को पुश करने का कोशिश किया और वो यहाँ पे पागल हो गया, सबको मारने पे आ गया, तो ओरिजिन कॉन्टिनेंट पूरी तरह से केओस में मच जाएगा, क्योंकि हम भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और वो बंदा हम सबके एंसेस्टर सबको मार सकता है। तो थंडर एंसेस्टर भी इस रीजन को सुनकर समझ जाता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट में जो पावर होती है वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड होती हैं। सभी सुप्रीम रूल्स से डरा करते हैं, कोई भी सुप्रीम रूल्स को तोड़ नहीं सकते हैं। आपकी पावर्स कितनी ही ज़्यादा क्यों न बढ़ जाए, आप तो रहेंगे गॉड किंग के अल्टीमेट रियलम तक ही। इसलिए उन सबको भी सोचना पड़ता है कुछ करने से पहले, क्योंकि सच में अगर लू फेंग को इन सब से बदला लेना हुआ तो घर में घुस के मारेगा, वो नहीं देखेगा कि यहाँ का सबसे बड़ा प्लेस कौन है। यहाँ पे वो जब बाहर निकलेगा तो उसके साथ क्या होगा, क्योंकि लू फेंग को हम जानते हैं अपने से स्ट्रॉन्ग बंदे से फाइट करना उसकी चॉइस होती है। वो चाहेगा तो कुछ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाद ही निकल के सबसे पहले इन्हीं दोनों एंसेस्टर से फाइट करने के लिए निकल जाएगा कि यार तू बहुत उड़ रहा था ना, कह रहा था कि मैं तुमसे ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर नहीं लड़ सकता हूँ, तो देख मैं आ चुका हूँ, अब लड़के दिखा। लू फेंग उन सब की हेकड़ी टाइट कर देगा। यहाँ पे थंडर एंसेस्टर कहते हैं कि ठीक है हम उसको देखने नहीं जाएंगे, वो एक जूनियर है, वो अपने ओरिजिन वर्ल्ड को बाद में जरूर छोड़ेगा, जिसके कारण हमें उन सब के साथ कनेक्शन रखना ही नहीं है। अब यानफेंग एंसेस्टर भी लू फेंग से मीटिंग करने के बारे में नहीं सोचते और कहते हैं कि उससे दूरियां बनाना ही हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि दूरियां ही ब्यूटी को क्रिएट करती हैं। सबसे रोज मिलते रहोगे तो यार तुम्हारा प्यार थोड़ा कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा अलग सी बात हो गई। जिसके साथ वो कहते हैं कि उसको अपने आप में हैंडल करने दो। जिसके बाद वो थंडर एंसेस्टर से पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारा हायर लेवल ह्यूमन लाइफ कॉर्पसेस की हार्वेस्टिंग कैसे रही, और क्या तुम यही कॉन्फिडेंस हो कि तुम इस बार गॉड एम्पायर के परफेक्शन तक पहुंच जाओगे। तो यानफेंग एंसेस्टर हंसते हुए कहता है कि हाँ हार्वेस्टिंग तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है, हायर लेवल ह्यूमन लाइफ तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है लो लाइफ ह्यूमन लाइफ में। मैं अपने हार्वेस्ट को अच्छे से स्टडी कर रहा हूँ और मुझे बिलीव है कि मैं आगे बढ़ सकता हूँ। जिसके साथ वो कहता है कि देखो तुम तो हमेशा मुझसे आगे निकल जाते हो, लेकिन मैं अभी पीक गॉड के रियलम तक नहीं आ पाया हूँ, तुम्हें कैसे भी करके आगे बढ़ना होगा। अभी यानफेंग एंसेस्टर भी स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यार ऐसे ही हम अपने पाथ को ओपन तो नहीं कर सकते, हमें काफ़ी ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। यहाँ पे सच में पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब कोई बंदा एक सेवी ह्यूमन लेवल के ऊपर होता है तो उसको गॉड एम्पायर के परफेक्शन स्टेज पे पहुँचना होता है, उस तक पहुँच गया होता है। और जो इस प्रोसेस से एनलाइटमेंट करता है, जो इस प्रोसेस से आगे बढ़ता है, उसकी जो गॉड एम्पायर के बनने के चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं। जिसके साथ वो कहते हैं कि अगर फिर भी हम एडवांस कर ले, हम हायर लेवल ह्यूमन लाइफ लेवल तक पहुँच जाए, तो हम आराम से ह्यूमन लेवल के टॉप लेवल तक जा सकते हैं और ये कम्प्लीटली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। जैसा आप कल्टिवेशन को चूज करोगे आपकी पावर लेवल वैसी ही बढ़ेगी। जैसे कि किसी ने वर्ल्ड डॉग को सीखा है तो उसकी पावर थोड़ी सी कम होती है ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बजाय, क्योंकि ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स आपको कम्प्लीटली बर्सर्क मोड में डाल देती हैं, जिसके कारण आपकी जो ब्रूट फोर्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। काफ़ी ज़्यादा बकवास हो रही है, मैं मानता हूँ राइटर ने लिखी है, मैं भी डीपली एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि एक ही चैप्टर डेली आती है। जिसके साथ वो आगे कहते कि हम यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, समय ख़त्म होने वाला है। जो नेचुरल ओरिजिन ह्यूमन लाइफ की फैक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हैं और थंडर एंसेस्टर भी काफ़ी इसको लेकर परेशान थे, क्योंकि एक दिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट अपने नेचुरल ओरिजिन ह्यूमन लाइफ फॉर्म के इन्वेंशन को फेस ज़रूर करेगा, जिसके कारण ओरिजिन कॉन्टिनेंट भी यहाँ पे तबाह हो जाएगा। ये सेम टू सेम सिचुएशन है अपने ओरिजिन
इन यूनिवर्स के, जैसे जब अपना मोरोसा बीस्ट वर्ल्ड बीस्ट निकला था, सेम टू सेम अभी वही सिचुएशन चल रही है अपनी ओरिजिन कॉन्टिनेंट में भी। यानफेंग एंचेस्टर भी कहते हैं कि तुमने सही कहा, ये हमारी किस्मत में है, हम उस किस्मत को बदल नहीं सकते, इसके बारे में चिंता करना ही यूजलेस होता है। और यहाँ पे वो सभी भी इन सब के बारे में सोचते और कहते हैं कि छोड़ो ये सब ठीक है, अब और भी बकवास होने लगती हैं। उन सबको पता होता है कि ये सारी चीज़ें हो रही है, जिसके बाद हमें सीन चेंज कर मोनार्चिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे मोनार्चिस अपने में बातें करते हुए कहते हैं कि एंचेस्टर्स ने हमें ऑलरेडी कह दिया है कि थंडर माउंटेन के अंदर कोई भी नहीं आ सकता है, और जबकि ऐसा केस है तो हम लोग अपने आप को थंडर माउंटेन के अंदर रखकर अपने आप को सेफली रख सकते हैं। हम अपने कंपेनियन, अपने सब ऑर्डिनर्स को बाहर भेजकर सारे लिविंग बीइंग्स को कैप्चर करवा लेंगे, ताकि हम अपने आप को उसको निगल कर पावरफुल बना सके, क्योंकि ओरिजिन कॉन्टिनेंट अपने फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता जा रहा है और फ्यूचर में हमें ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बाहर भी जाना है। इसलिए हमें सबसे पहले उन सारे बिलियंस ऑफ लिविंग बीइंग्स को कैप्चर करके उन सबको मारकर खाना होगा। और वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनार्सीज होते हैं, कुछ के पास क्लोन्स होते हैं, कुछ के पास क्लोन्स नहीं होते हैं। मतलब यार आप लोग देखो, जब कोई बंदा अपने अनडाइंग में होता है तो उस वक्त वो अपना क्लोन बना सकता है, लेकिन यार ये सभी गॉड किंग लेवल पे है। राइटर को एटलीस्ट इन सबको क्लोन्स, एक दो क्लोन्स तो देना चाहिए था। ये थोड़ी सी यार अनलॉजिकल बात हो गई। मतलब यार इतने पावरफुल हो गए हो और आप क्लोन्स नहीं बना सकते, हम ये क्या ही कह सकते हैं। जिसके साथ वो लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है, मेरे पास क्लोन्स नहीं है, तुम्हारे पास क्लोन है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम अपने थंडर माउंटेन के पपेट्स को भी यूज़ कर सकते हो, उन्हें भेज सकते हो, या फिर अपने सब ऑर्डिनेट्स को, मतलब तुम बोलोगे और दूसरा कोई काम करेगा, वैसे तुम उन सबको कर सकते हो। सारे मोनार्चेस आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि ये सभी 300 सेंचुरीज तक अपने आप को एंड्योर कर रखे थे लू फेंग के खौफ की वजह से। कोई भी बंदा ज़्यादा कत्लेआम नहीं मचाता, क्योंकि उन सबके मन में डर था कि बेटा मत कर वरना लू फेंग आ जाएगा, मतलब लॉर्ड ऑफ द गैलेक्सी एंट्री कर लेगा। इसी कारण वो ऐसा नहीं कर रहे होते। लेकिन जबकि थंडर एंचेस्टर ने खुद आकर साफ कह दिया कि जो करना है वो करो, तुम्हारा कोई बाप का औकात नहीं है कि वो यहाँ पे आके तुम्हें मार सके। जिसके कारण वो लोग कहते कि ठीक है, हम लोग ऐसा ही करेंगे, अपने ट्रू सेल्फ को थंडर माउंटेन में छिपा कर रखेंगे और साथ में हम अपने पपेट्स और क्लोन्स को भेजेंगे ताकि वो उसको कैप्चर कर सके। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार गैलेक्सी किंगडम लॉर्ड क्या ही कर सकता है, क्या वो सच में हमारे टू नेशंस के साथ फाइट करने के लायक बचेगा या फिर नहीं, क्योंकि हमारे एंचेस्टर भी सेक्लेविजन से बाहर आ चुके हैं। अब इन मोनार्चिस को क्या लगता है, लू फेंग इन सबके घर में घुस के मारा था, इन सबको क्या लगता है कि यार लू फेंग अगर इन सबको कत्लेआम करते देखेगा तो लू फेंग इन सबको मारेगा नहीं। अगर लू फेंग के सामने इसने अपने क्लोन्स को भेज दिया तो लू फेंग अपनी विल पावर की टेक्निक से यार इन सबके मेन बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर इसे पता चला कि ये मोनार्चिस अभी भी ऐसा कर रहे तो मैं सच कह रहा हूँ, लू फेंग घर में घुस के इन सबको एक एक करके मारेगा। अगर खुद एंचेस्टर भी आ जाए तो उनसे भी फाइट कर ले, जो कि काफ़ी अच्छा मोड़ है, क्योंकि हमें फाइट देखनी है बकवास से ज़्यादा। इसके साथ हमें सीन चेंज कर लू फेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग अभी भी कल्टिवेशन में था, जिसके साथ डी किंग लू फेंग को इन्फॉर्म करते हुए बताता है कि ब्रदर इन्हें जो एंचेस्टर है टू नेशंस के, वो सेक्लेविजन से जाग चुके हैं और इन सारी चीज़ों में, इन सारे टाइम में तुम्हें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी कि यानफेंग एंचेस्टर वो थोड़ा तुम्हारे साथ ईज में पेश आएंगे, वो ज़्यादा गुस्सा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने ह्यूनियन ब्लड लाइन के साथ खुद को कल्टिवेट किया है। और बात करें थंडर एंचेस्टर की तो वो ह्यूनियन ब्लड लाइन के इन्फ्लुएंस में नहीं आते, उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और डोमिनेटिंग है। मतलब कि वो गुस्सा नहीं कर, मतलब वो गुस्सा भी करेगा तो वो किसी के पावर्स के कंट्रोल में नहीं आएगा, इसलिए वो इन सबको बड़ी आसानी से यूज़ कर सकता है। लू फेंग भी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, और लू फेंग अभी बात की गहराई को भी समझ रहा होता है। जिसके साथ इस वक्त हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो कि लू फेंग का ट्रू सेल्फ स्टार टावर्स में मौजूद होता है। वो स्टार टावर के सीक्रेट पैटर्न्स को कॉम्प्रीहेंड करने की कोशिश कर रहा होता है। और हमें बताया जाता है कि जब से लू फेंग ने अपने गैलेक्सी किंगडम का एस्टैब्लिश किया था, लू फेंग ने कई सारे रेयर ट्रेजर्स को यूज़ किया था, जैसे ह्यूनियन क्रिस्टल्स को उसने यूज़ किया था 300 सेंचुरीज के लिए, जिसके कारण लू फेंग की सोल स्ट्रेंथ और मेंटल विल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुकी थी, जो कि अर्ली गॉड एम्प्रेस तक को राइवल दे सकती थी। लेकिन लू फेंग का जो फिजिकल बॉडी था वो उस लेवल से थोड़ा सा वीक होता है। हर एक ईपोज में लू फेंग ने सिर्फ 33 ह्यूनियन क्रिस्टल्स को ही एब्जॉर्ब किया था। उसके आगे देखा जाए तो लू फेंग की जो
जो कैपेसिटी है, मतलब जो इफेक्ट है वो कम हो जाती है। लू फेंग अगर 40 क्रिस्टल से ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो उसकी पावर्स, उसकी इफेक्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। अब आपने डी किंग से सुना था कि वो लू फेंग से कहा था कि तुम एक साथ इसको 100 क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लू फेंग ऑलरेडी गॉड किंग के अपर लेवल तक जा चुका है, लेकिन लू फेंग अभी भी सेकेंड लेवल था और ये क्रिस्टल उतना ही काम करता है जितनी आपकी पावर बढ़ती जाती है। लू फेंग अल्टीमेट लेवल में चला जाएगा तो लू फेंग आराम से 70-80 क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या फिर 100 प्लस भी क्रिस्टल्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। लेकिन लू फेंग सेकेंड लेवल में है, इसलिए लू फेंग की लिमिट 33 हीनवन क्रिस्टल होती है। ज़्यादा एब्जॉर्ब करा तो उसकी इफेक्ट घट जाती है। इसके कारण यहाँ पे लू फेंग ने जो 10,000 हीनवन क्रिस्टल्स को कमाए होते हैं 3 सीक्रेट ट्रेजर्स को डिनवन को बेचकर, वो सारे क्रिस्टल्स खत्म हो जाते हैं। इसके साथ लू फेंग ने कुछ ऑर्डिनरी रेयर ट्रेजर्स भी बाकी सारे बंदों को बेचे होते हैं, जिससे कि लू फेंग को 2000 हीनवन क्रिस्टल्स मिले होते हैं। लू फेंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा हो रहा था क्योंकि लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए हीनवन क्रिस्टल्स काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होते हैं। लू फेंग को बिलियंस ऑफ ईयर्स तक जीने हैं, तो लू फेंग यार बिलियंस ऑफ क्रिस्टल्स कहाँ से लाएगा, वो भी गरीब पड़ जाएगा। जिसके कारण उसे भी कह सकते हो कि अभी फिर से राइटर्स ने दिखा दिया कि लू फेंग के पास कितने ही पैसे क्यों ना आ जाए, लू फेंग हमेशा ही गरीब रहेगा। सेम टू सेम मेरी तरह यार। अभी यहाँ पे लू फेंग कहता है कि मुझे कैसे भी करके इनसाइड क्रिस्टल्स को लाना होगा, क्योंकि जो हीनवन क्रिस्टल के इफेक्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म में देखा है तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी पड़ते हैं, लेकिन ये हाईएस्ट क्वालिटी ऑक्सिलरी के जैसा देखा जा सकता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और लू फेंग को जब पता चला कि ये सारे बंदे फिर से बिलियंस ऑफ लैब्स को डिवॉर करना शुरू कर रहे हैं तो लू फेंग का क्या रिएक्शन होता है आप लोग अच्छे से जानते हो कि लू फेंग क्या करने वाले हैं, घर में घुस के मारेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।